हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू बंसल आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से मैं इतिहास विषय के कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों की एक सीरीज़ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगर आपको किसी भी विषय में पारंगत होना है तो आपको एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनका डीपली अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए पहला जो लाई हूँ वो है कक्षा 6 का पहला जो चैप्टर है वो उसका नाम क्या है, क्या कब कहाँ और कैसे। ये पहला ही चैप्टर है इसका। तो आज हम पहले दिन इसी पहले ही चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास उपयोगी सिद्ध होगी। आप कृपया करके मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें। देखिए, इसका आपका जो पहला चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे, इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आता है कि लोग कहाँ रहते थे। लेकिन हम पहले इसको देखने से पहले हम इसके आपके जो ये मैप है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उसी में से मैंने इसको लिया है। इसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इस मैप को थोड़ा बहुत भी अगर समझ लिया तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, अगर इतिहास विषय में अगर आपको स्थान पता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपके अच्छे से होते हैं उसमें। देखिए, ये भारत का मैप है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये नीचे वाला हिस्सा अपन कहते हैं इसको साउथ। अब हम बात करते हैं कि भारत के मैप में गंगा नदी, ये है गंगा नदी, इधर ये बह रही है सिंधु, ये है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो आज के समय में हम कहेंगे कि भारत के उपमहाद्वीप में नॉर्थ वेस्ट में पड़ती हैं। ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। इसके अलावा देखिए, ये हिमालय से आ रही है गंगा नदी, ये आ रही है आपकी नीचे, गंगा के नीचे जो है वो आती है सोन नदी, जिसके बारे में हम आगे इसी चैप्टर में इसका उल्लेख करेंगे। ये है नर्मदा नदी, इसके ऊपर ये जो है ये है विंध्य की पहाड़ियाँ, ये विंध्य की पहाड़ी का उत्तरी इलाका है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये असम का जो क्षेत्र है यहाँ पर है गारो की पहाड़ियाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी चीन से आ रही है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है कि लोग कहाँ रहते थे। ये है नर्मदा नदी जो कि मैप में भी आपके दिख रही है, ये देखो ये बह रही है नर्मदा नदी, है ना। तो कई कई लाख वर्ष पूर्व जो लोग थे वो नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में इस नदी के तट पर रहते थे। और इन आरंभिक लोगों में से जो कुछ लोग थे, नर्मदा नदी के के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे वो कुशल संग्राहक थे। ठीक है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के आसपास जंगल का इलाका था और ये जो लोग थे वो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का वो यहीं से संग्रह कर लिया करते थे। ठीक है, यानी कि नदी के आसपास के जो इलाके में जो जंगल फैला हुआ था, क्योंकि ये लोग उसी इलाके में रहते थे तो उस जंगल की संपदा से परिचित थे, वहाँ के पेड़ पौधों से परिचित थे, वहाँ क्या मिलता है क्या, उन सब चीज़ों को ये संग्रह कर लिया करते थे, तो इसलिए इनको कुशल संग्राहक कहा गया है। ठीक है, अब क्योंकि जंगल था तो जंगल में जानवर भी आसानी से मिलेंगे, तो ये जो लोग थे नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग, ये आखेट भी जानते थे, यानी कि जानवरों का आखेट ये किया करते थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। देखिए, ये है भारत के जो उपमहाद्वीप है इसके नॉर्थ और वेस्ट में पड़ती हैं ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये है सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ, आजकल के ये पाकिस्तान में आती हैं आजकल ये। ठीक है, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें का जो है उपजाना उनको आरंभ किया। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, विगत परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हैं, थोड़े से घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो
यहाँ जो है सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ, ध्यान रखिएगा, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। और गेहूं और जौ उपजाने की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, देखिए ये रहा आपका मेहरगढ़, यहाँ पड़ता है मेहरगढ़, जो कि आजकल बलूचिस्तान में है, से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यानी कि गेहूं और जौ तो उपजाने की इन्होंने आरंभ कर ही दिया था। इसके अलावा ये जो लोग थे, इन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना आरंभ कर दिया था। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लोग थे, यानी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के इलाके में जो रहने वाले लोग थे, ये लोग गांवों में रहते थे, शहरों में नहीं। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, गांवों में रहते थे। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें निकल के आई। पहली कि ये जो लोग थे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिलते हैं गेहूं और जौ उपजाने के साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। मेहरगढ़ वो इलाका है जहाँ से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा ये लोग गांवों में रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। देखिए मैंने अभी इस मैप में भी आपको बताया था, ये है पश्चिम बंगाल के ऊपर की तरफ, ये रही गारो की पहाड़ियाँ, और ये रही गारो की पहाड़ियाँ, और ये है विंध्य पहाड़ियाँ, और ये है विंध्य पहाड़ियाँ का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। देखिए ये छोटे मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है गारो हिल्स। ठीक है, और ये है विंध्य हिल। ठीक है, तो ये जो गारो और विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है उत्तर पूर्व में पड़ती हैं, यहाँ पर हमें कृषि का विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चावल उपजाया, यानी कि विंध्य पर्वत के, विंध्य जो माला है इसके नॉर्थ में, ठीक है, लगभग यहीं पर है, चावल उपजाने के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो चावल उपजाया गया था वो विंध्य के नॉर्थ में ही उपजाया गया था, इस इलाके में। ठीक है, और जो नवीनतम जो हमें तथ्य जो साक्ष्य हैं, उनके अनुसार चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो संत कबीर नगर के लहुरा देव में हमें पाए गए हैं। और लहुरा देव भी यहीं पड़ता है आपका, आप बेशक मानचित्र में देख लीजिएगा, लहुरा देव इस इलाके में पड़ता है। ठीक है, और ये साक्ष्य जो है, यानी कि चावल प्राप्ति के जो साक्ष्य हमें लहुरा देव से मिले हैं, ये लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नवीनतम जो तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यानी कि आपका जो क्लास 6 का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आरंभिक नगरों का विकास। यानी कि आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ, देखिए 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। सिंधु नदी कौन सी है, सिंधु नदी ये रही, आपको मैप में दिख रही होगी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पढ़िए आप, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, रावी की नदी के किनारे तो आपको पता है हड़प्पा मिला था, और सिंधु मोहनजोदड़ो, है ना। तो इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। और ये जो सिंधु नदी के किनारे किनारे जो ये नगर विकसित हुए, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक जो नदियां हैं उनके किनारे भी नगरों का विकास हुआ, जिनका जो लगभग माना जाता है, देखिए ये रही गंगा नदी, है ना, गंगा नदी ये रही गंगा, और इसी साउथ में है दक्षिण में है सोन नदी। इसके किनारे किनारे भी नगरों का विकास हुआ, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी, जिनको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, वो गंगा नदी के किनारे जो नगरों का विकास हुआ उससे प्राचीन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता पहले आई है, और गंगा नदी के किनारे जो सभ्यता है, जो नगर पनपे हैं, वो बाद में हुए हैं, पनपे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा नदी के दक्षिण में
और उसके सहायक नदियों के और उनके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अब ये क्वेश्चन बनता है, किस नाम से जाना जाता था? अब देखिए जरा, गंगा नदी कौन सी है हमारी? ये रही गंगा नदी, और ये सोन नदी। इसके बीच का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध अगर हम बात करें किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो गंगा नदी और सोन नदी के, ठीक है। और मगध प्राचीन काल का सबसे बड़ा राज्य था, जिसका उत्कर्ष जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए आपके 6 क्लास का जो आपका जो चैप्टर है पहला ही, इसी में आपके लिए बताया गया है, बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा था, ठीक है। हमारे देश का नाम क्या, आप सब जानते हैं कि हमारे देश को हम नॉर्मली जो बोलते हैं या तो इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नाम पड़ा कैसे था? देखिए, इंडिया जो शब्द है वो निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी और यूनानी ये लोग आए, तो ये सिंधु जो नदी यहाँ पड़ती थी, देखिए ये रही सिंधु, इस सिंधु को इन्होंने पार किया, ठीक है ना। यहाँ से ये लोग आए और इस सिंधु को ये इन्होंने पार किया, तो इस सिंधु को ये लोग बोलते थे, यानी कि सै तो बोल नहीं पाते थे, तो ये सै को सै ना बोल के ये है बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया, ईरानी और यूनानी जो आए, इन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित प्रदेश था उसको इन लोगों ने कहा इंडिया, ठीक है। इसके अलावा भरत नाम का इन्होंने प्रयोग, भरत नाम का जो हमें प्रयोग मिलता है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए मिलता है, यानी कि अब तो ये आज का भारत का नक्शा है, लेकिन उस समय उत्तर पश्चिम तो ये हो गया ना, ये आज का पाकिस्तान जो है वो भी इसमें ही आता था। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए मिलता है, और जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। अब है अतीत के बारे में कैसे जाने। देखो, अतीत के बारे में जानने के बहुत सारे साधन बहुत सारे साधन हैं। आपकी पुस्तक में जो सबसे पहले टॉप जो दिया है साधन वो है पांडुलिपि, ठीक है। तो पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि मुख्यतः वो किताबें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः जो है भुर्ज नाम एक वृक्ष आता है, उसकी छाल से ये एक विशेष प्रकार से इसको भोजपत्र तैयार किया जाता था, और उस पर भोजपत्र पर फिर ये हाथ से लिखी जाती थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पांडुलिपि वास्तव में ये जो शब्द निकला है ये निकला है मैन्युस्क्रिप्ट से, जो कि इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मैनु, जिसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है ना। यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखना, वो किताबें या वो किताबें जो हाथ से लिखी जाती थी पांडुलिपियां कहलाती थी, ठीक है। और ये जो पांडुलिपियां थी ये मुख्यतः ताड़ पत्रों, जो कि ताड़ का एक पेड़ होता है हिमालय क्षेत्र में ताड़ पत्रों में, और हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज का पेड़ भी होता है, उससे ये उसकी छाल से विशेष प्रकार के तरीके से ये भोजपत्र तैयार किए जाते थे, और उस पर फिर ये लिखा जाता था। अब क्योंकि कीड़े मकोड़े, पेड़ की छाल ही तो है, तो कीड़े मकोड़े इनको खा भी सकते थे, तो इनको थोड़े थोड़े टाइम में इनको बदल दिया जाता था, ठीक है। और ये जो पांडुलिपियां हमें मिली हैं ये मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं। इन पांडुलिपियों में हमें उस समय के, ध्यान रखिएगा, उस समय की धार्मिक मान्यताओं, यानी कि जिस समय ये लिखी गई हैं उस समय की धार्मिक मान्यताएं, उस समय के क्या व्यवहार होते थे, सामाजिक व्यवहार क्या था, राजनीतिक व्यवहार क्या था, आर्थिक व्यवहार क्या था, उस समय के व्यवहारों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों के बारे में इन पांडुलिपियों में से हमें चर्चा हुई है, और उससे हमें इसका उस समय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पांडुलिपियां थी ये बहुत सारी भाषाओं में, यानी कि विभिन्न प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध हैं। जैसे कि जो भाषा उस समय चलती थी, संस्कृत हो गई आपकी, तमिल है, पाली है, और प्राकृत है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्राचीन भाषाओं में ये पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं। और ध्यान रखिएगा कि प्राकृत भाषा जो थी वो उस समय जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार से उस समय, जिस समय ये पांडुलिपियां लिखी गई थी, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय प्राचीन जो जन सामान्य की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात आती है अभिलेख की। अभिलेख किसको कहते हैं? अभिलेख से भी हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख किसको कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अशोक का अभिलेख हो गया, गिरनार अभिलेख हो गया। ये जो पिक्चर है वो गिरनार अभिलेख की है, जिसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, ये अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? यानी कि कभी कभी शासक क्या थे, अपने आदेशों को वो इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे इन पत्थरों पर, इन कठोर सतह वाले पत्थरों पर, कि ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें अथवा इनका पालन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा राजा तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण इन अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा ने ही उत्कीर्ण कराए हैं, लेकिन इसके अलावा राजा रानी और भी जो उस समय के जो लोग थे, ठीक है, व्यापारी वर्ग भी हो सकते हैं उसमें, और भी कोई सेनापति हो गया जो अपनी विजय के बारे में या अपने लेखों के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, जिसने इन अभिलेखों पे उत्कीर्ण करवाया है। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, हमें अभिलेखों के बारे में। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी पुस्तक में दी हुई है कि अशोक का जो वर्तमान अब आज के टाइम में अफगानिस्तान है, उस समय कंधार, अफगानिस्तान के कंधार से हमें अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये जो अभिलेख है, ये इस अभिलेख में यूनानी और अरेमाइक, ध्यान दीजिएगा, यूनानी और अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है ये। ठीक है, अब बात करते हैं अतीत एक या अनेक। देखिए, अतीत एक या अनेक, ये जो टॉपिक है ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जो आपके राजाओं और जन सामान्य के जीवन से हमें परिचित कराता है। यानी कि अतीत का जो मतलब है वो हर वर्ग समूह के लिए अलग अलग मतलब रखता है। ठीक है, जैसे कि राजा रानी हुए, उनका जीवन यापन करने का तरीका अलग था, उनका जीवन जीने का तरीका अलग था। जबकि आम लोग थे, वो उनका जीवन जीने का तरीका अलग था, उनके लिए अतीत के मायने अलग थे। व्यापारी और शिल्प लोग थे, इन दोनों के जीवन में भी अंतर था। व्यापारियों का जीवन अलग प्रकार से था, और जो शिल्पकार थे, जो मजदूरी करते थे, जो शिल्प कार्य करते थे, उनका जीवन में भी बहुत अंतर था। ठीक है, तो उस समय जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो लोग थे, वो अलग अलग व्यवहार यानी कि अलग अलग सामाजिक रीति रिवाजों का वो पालन करते थे। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का जो भेद है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो क्या है कि उस समय जो शासक होते थे, जो शासक वर्ग था, ठीक है, वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखता था, उसको विजयों का लेखा जोखा रखवाना पसंद करता था। और यही कारण है कि हम उन शासकों के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में आज काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी माध्यम से उन विजयों का इन्होंने लेखा जोखा रखवाया है। जैसे आज अकबरनामा अगर हम पढ़ते हैं, तो अकबरनामा से हमें अकबर के बारे में, उसकी विजयों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस समय जो शासक वर्ग था वो अपनी विजयों के बारे में काफ़ी कुछ लिखवाता था, लेखा जोखा रखवाता था। तो यही रीज़न है कि हमें उन राजाओं के बारे में जानकारी आज अच्छे से, हमें जन सामान्य के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से पता है। जबकि जन सामान्य जो था वो, जैसे कि जन सामान्य कौन हुए? शिकारी हो गया, किसान हो गए, संग्राहक हो गए, है ना, पशुपालक हो गए। ये आदमी क्या, ये लोग क्या थे? ये अपने कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। इन्होंने कोई पुस्तकें नहीं छपवाई हैं, ना कोई अभिलेख ऐसे कुछ लिख के छोड़े हैं कि हम भाई हम कौन कौन से पशु पाल रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें शासकों के बारे में जानकारी ज़्यादा है बजाय आम लोगों के बारे में। ठीक है, लेकिन पुरातत्व
पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में हमें मदद मिलती है। पुरातत्व की सहायता से यानी कहीं हमें कहीं बर्तन पड़े मिले, कहीं सिक्के गड़े मिले, कहीं गहने हमें प्राप्त होते हैं, तो हम उन चीज़ों से वहाँ के जन सामान्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आती है बात तिथियों की, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि तिथियों से अभिप्राय क्या है। देखिए, तिथियों के मामले में हर जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो लगभग कंफ्यूज होते ही हैं। तिथियों से आप ये मोटा मोटी मान के चलें कि जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से हम तिथि की गणना करते हैं वर्तमान समय में, ठीक है। और लगभग सभी देश इस चीज़ पर इसी तरह से गणना करते हैं और ये लगभग सर्वमान्य है, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से हम तिथि की गणना करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व है वो सभी तिथियां ईसा पूर्व में मानी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इनको लिखते कैसे हैं। बीसी, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में हम इसको लिखते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, हिंदी में इसको कहते हैं ईस्वी, ठीक है। एडी, आजकल इसको बोलते हैं सीई, पहले बोलते थे एडी। आजकल जो वर्तमान में जो हम इतिहासी किताबों में एडी के लिए शब्द मिलता है, ईस्वी के लिए जो शब्द मिलता है वो मिलता है सीई। इसलिए जिनको नहीं पता वो ये चीज़ नोट करें कि आजकल की जो किताबें आप देखने को मिलेंगी, जैसे उपेंद्र सिंह की बुक है उसमें मैंने यही देखा है सीई लिखा हुआ है। तो सीई का मतलब है एडी, यानी कि ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। बीसी और बीसी की जगह लिखा होता है, आजकल जो प्रयोग आता है वो कई कई इतिहासकार बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बीसी या बीसीई, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और मिलता है बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। एडी और बीसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडी क्यों बोलते हैं, बीसी क्यों बोलते हैं, सीई क्या होता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इतिहास के स्टूडेंट है तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो छठी क्लास है इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फैक्ट जो है वो दिया हुआ है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है और इस कस्बे से एक पत्थर मिला है जिस पर 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियां हैं, यूनानी और मिस्र लिपि में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस कुछ विद्वान भाषाविदों ने बताया है कि ये जो अभिलेख है इसमें राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा है, कारतूस, ठीक है, कारतूस कहा है। इसके अलावा है अन्य महत्वपूर्ण तिथियां, ये आपकी पुस्तक में दी हुई हैं और ये आपको याद भी करनी चाहिए, इनको समझना भी चाहिए कि कृषि का आरंभ हम कब से मानते हैं, 8000 वर्ष पूर्व से। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व से हम मानते हैं। गंगापुर नदी घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। वर्तमान इसको मानते हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान को हम कब से गणना करनी मानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको ईसा के जन्म से। तो आज से अब चल रहा है 2022, तो हम इसको मोटा मोटी 2000 माने, तो ईसा का जन्म आज से कब हुआ है, 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो अगर हम वर्तमान से अगर हम गणना करें और उस समय की बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब है अभ्यास, यानी कि आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये देखो ये क्वेश्चन ना मेरा बहुत एक्सपीरियंस मेरे को मैंने काफ़ी देखा है कि किताबों में जो आपकी परीक्षाएं होती हैं इन किताबों से ही क्वेश्चन उठाकर आपको दे दिए जाते हैं। और नॉर्मली होता क्या है कि क्योंकि हम लोग डीपली मोटी मोटी किताबें तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ते, और बहुत से क्वेश्चन आपकी इन्हीं किताबों में से आते हैं और वहाँ जाके फिर हम गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास का ही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए मैं इसमें डाला है इसको। देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। नर्मदा घाटी, मगध, गारो,
पहाड़ियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। इसका उत्तर जो है वो है पहला बड़ा राज्य है आखेट तथा संग्रहण लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। अब इसमें इसको सुमेलित करना है। देखिए इसको सुमेलित, नर्मदा घाटी का संबंध किससे है? ये देखिए, इसका मैंने उत्तर भी दे रखा है। नर्मदा घाट का जो घाटी का संबंध है वो है आखेट तथा संग्रहण से, यानी कि यहाँ हमें आखेट के, शिकार के और संग्रहण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मानव के द्वारा। मगध यो पहला बड़ा राज्य है, गारो की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से आरंभिक कृषि की हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से प्रथम नगर के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि सिंधु और सहायक नदियों के किनारे किनारे प्रथम नगर विकसित हुए। गंगा घाटी, यहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगरों के आपके साक्ष्य मिलते हैं। और 2500 वर्ष पूर्व के कौन से नगर का साक्ष्य है? मगध। ठीक है, मगध जो था वो बड़ा राज्य था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट करके कोई आपको सजेशन देना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसके साथ साथ आपके लिए प्रश्न भी ज़रूर लेकर आऊँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। धन्यवाद।